22 साला उस्मा जो 13 बच्चों की मां है, घर से छुपकर ये काम शुरू किया और बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी उठा ली। छोटी सी उम्र में अपनी तालीम के साथ इन बच्चों की कफालत कैसे करती हैं, जानते हैं इस वीडियो में। इस बच्चे के जो फादर और मदर हैं दोनों ही ड्रग्स एडिक्टेड हैं। नशे की हालत में ही माँ ने बच्चे को छत से नीचे फेंका था। जी उज़्मा मेरे साथ मौजूद है। उज़्मा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। करम अल्लाह का ठीक ठाक। उज़्मा खुद भी अब छोटी सी हैं और छोटे छोटे बच्चे पाल रखे हैं, क्या कहानी है? कहानी तो बहुत लंबी है और इमोशनल भी है। स्टार्ट कहाँ से हुई? स्टार्ट में 3 से 4 साल से मैं सोशल वर्क कर रही हूँ और सोशल वर्क करते हुए मैं एफोनेजिस के साथ एज ए वॉलंटियर वर्क करती थी। तो करते करते मुझे फिर ख्याल आया कि मुझे खुद भी इस तरह से, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, तो तब मैंने इसको स्टार्ट किया था। आपने स्टार्ट किया और अभी आपने बताया कि इमोशनल स्टोरी भी है, तो इमोशंस कहाँ पे ऐड हुए थे? मैंने इसको स्टार्ट किया था अपने पेरेंट्स से छुप कर। पेरेंट्स से छुप के आपने काम स्टार्ट किया? बिल्कुल, मैंने पेरेंट्स से छुप कर स्टार्ट किया था बिकॉज़ मैं यूनिवर्सिटी जाती थी अपनी क्लासेस बंक करके सर्वे करना और सारे काम करने निकल जाती थी, और उन्हीं दिनों मैंने अपने सेमेस्टर का भी फिक्स करा दिया था। पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया था बट दे सेड कि पहले स्टडी कंप्लीट कर लो, लेकिन मुझे अभी करना था, तो मैंने फिर इसको स्टार्ट कर लिया। और बस ज़हन में ख़्याल आया था कि पेरेंट्स को चीट कर रही हूँ, बट आई थॉट कि दुनिया का हर गलत काम पेरेंट्स से छुप कर करते हैं, तो क्यों ना एक अच्छा काम भी छुप कर लिया जाए। पेरेंट्स से छुप के आपने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में जो अखराजात थे वो कहाँ से पूरे किए आपने? स्टार्टिंग में जो अखराजात थे वो मैंने अपने फ्रेंड्स से लिए, अपने फ्रेंड्स को साथ मिलाया कि इस तरह से एक प्लान है, उसको एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, तो फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया था मुझे। कितने पैसों से स्टार्ट हुआ? लाख तक तो होगा, लाख से ऊपर ही था। अच्छा, आपके दोस्तों ने 1 लाख तक डोनेट कर दी? हाँ बिल्कुल, जब सबके साथ प्लान शेयर किया तो सबको अच्छा लगा था आइडिया कि हर किसी के अंदर ना नेकी करने का जज्बा मौजूद होता है, तो सिर्फ उसको जगाने की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियली सपोर्ट किया या उन्होंने आप बाहर निकल कर आपके साथ सर्वेस थे, या जिस तरीके से होम रेंट आउट करना या बच्चों को ढूंढना कि कहाँ कहाँ बच्चों को हमारी ज़रूरत है, इन कामों में भी आपको उन्होंने वॉलंटियरली आपकी मदद की? हाँ, मैंने कुछ अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर किया, बट उन्होंने मुझे फाइनेंशियली तो सपोर्ट किया, लेकिन बाहर निकल के काम करना नहीं। लेकिन कुछ मेरे जो पहले के फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया, बाहर निकल कर काम करना भी और हर चीज़ में सपोर्ट किया। पहला स्टेप क्या लिया? पहला स्टेप अल्लाह से दुआ की कि शुरू करने लगे हैं, मदद आपने करनी है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर पहला जो स्टेप था, हर किसी अगर किसी के साथ डिस्कस करते ना तो वो ये कहता था कि इसके लिए आपको एक अच्छा खासा बजट चाहिए और आपके पास बहुत सारे एक्सपेंसेस होने चाहिए और घर चाहिए, ये वो चाहिए वो। लेकिन हमने जब स्टार्ट किया तो सिर्फ अल्लाह के ऊपर छोड़ा था, अल्लाह पे भरोसा करके तवक्कुल करके स्टार्ट किया कि हम अगर कर रहे हैं कुछ तो आपकी रज़ा के लिए और आपकी मखलूक के लिए कर रहे हैं, तो आपने ही हमारा साथ देना है। और हमें लगता है कि बहुत सारे मोज़े भी हुए स्टार्ट में हमारे साथ। ऐसे कैसे मोजज़े हुए? हमें लगता था कि एक्सपेंसेस मैनेज नहीं होंगे। स्टार्ट में बहुत फ़िक्र होती थी कि एक्सपेंसेस कहाँ से मैनेज होंगे, लेकिन ये अल्लाह जानता है कि कहाँ से एक्सपेंसेस आते थे। बस हम सोचते थे और वह हमारे अखराजात पूरे होते थे। और उसके अलावा केयर टेकर को ढूंढना हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था, बिकॉज़ अगर दिन में बच्चों के पास मैं होती थी तो रात में जो मेरे मेल कोलीग्स हैं वो रुक जाते थे, लेकिन फीमेल केयर टेकर का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम सुबह में घर से नाश्ता बनवा कर यहाँ से लेकर जाती थी दोस्तों के नाम का, वहाँ पर बच्चों को खिलाती थी और फिर सफाई करना, बर्तन धोना, हर चीज़ करके तो हर चीज़ मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो रहा था। क्योंकि जो हमारा बेसिक, जो हमारा बुनियादी मकसद था वो ये था कि हमने बच्चों को एजुकेट करना है, तो वो पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सारा टाइम जो है वो हमारा कामों में गुजर जाता था। तो स्टार्ट में केयर टेकर को ढूंढने में बहुत मुश्किल आता ही, और एक दिन तो रोते रोते हम लोग, वो हमारी एक मैडम है उनके पास चले गए और हम लोग रोते हुए उनके पास गए थे, और वहाँ उनके पास ऑलरेडी एक फ़ीमेल बैठी थी इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा लगता था कि अल्लाह ताला ने हमें कहा हो कि आप वहाँ जाओ, वो आपके लिए बैठी हुई हैं, तो उन्होंने उन फीमेल को हमारे साथ भेज दिया। को आपके साथ भेज दिया। तो जैसे आपने बताया कि घर से खाना बनवा के लेके जाती थी, सारा दिन बच्चों की टेक केयर करती थी, तो घर वालों को आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो मशकूक नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया। जैसे हम कोई गलत काम करें घर शक नहीं होने देते ना, इस तरह से बस, मतलब यूनिवर्सिटी के टाइम पे निकल जाना, यूनिवर्सिटी के टाइम पे वापस आ जाना, तो पता ही नहीं चलता था। पता ही नहीं चलता था। तो यहाँ पर आपको ये जो सेंटर है जहाँ पे बच्चे इस वक्त मौजूद हैं, ये आपको तकरीबन 1.5 साल के करीब आपने बताया हो गए हैं। तो यहाँ पर जब आई तो बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई आपने किया, बच्चे कैसे आप तक पहुँचे?
बच्चे हमारे पास, मैंने आपको बताया कि मैं डिफरेंट एनजीओज़ के साथ काम करती थी, तो जब काम कर रहे हो आपका जिस चीज़ में माइंड हो तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे होते हो। तो मुझे आइडिया था कि कहाँ कहाँ इस तरह के बच्चे मौजूद हैं, तो मैंने फिर एनजीओज़ के साथ मतलब वॉलंटरीली वर्क करते हुए मैंने खुद इस चीज़ को माइंड में रखते हुए बाद में खुद अकेले में ये काम किया। तो फिर वहाँ से बच्चों को अप्रोच किया, और बच्चे जो भी यहाँ पर मौजूद हैं वो किसी ना किसी रेफरेंस से हमारे पास मौजूद हैं। किसी न किसी रेफरेंस से मौजूद हैं। क्या क्राइटेरिया बच्चों का? सिंगल पेरेंट हैं या दोनों जो वालिदैन हैं वो फोत हो चुके हुए हैं? किस तरीके से आपने बच्चों को रखा हुआ है? यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं वो या तो सिंगल ऑर्फन्स होते हैं या फिर डबल ऑर्फन्स होते हैं। सिंगल ऑर्फन मतलब जिनके वालिद या वालदा की डेथ हुई होती है, और अगर डबल ऑर्फन का मतलब ये है कि जिनके दोनों माँ बाप की डेथ हुई होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, डेथ हुई होती है तो वो जो सिंगल ऑर्फन भी होते हैं वो भी आपके पास दे जाते हैं। तो कुछ लोग अपने बच्चों को जान भी छुड़वाने की कोशिश करते हैं कि हमें बेटा चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। इस तरह के जाहिल लोग भी हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं, तो उनको भी आपने रखा हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा हमारे पास एक केस मौजूद है। केस मौजूद? जी, बिल्कुल। क्या है वो केस? वो इस तरह से है कि वो रखना नहीं चाहते थे, मतलब पेरेंट्स दोनों थे लेकिन रखना नहीं चाहते थे बच्चों को, तो वो बच्चे यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। बच्चे आपके पास मौजूद हैं? कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने बच्चे हैं टोटल? टोटल 13 बच्चे इस वक्त मौजूद है, जिनमें से 6 लड़कियाँ 7 लड़के मौजूद। 6 लड़कियां 7 लड़के। तो कैसे सारी उनकी टेक केयर करती हैं? क्या रूटीन है? खाना पीना, बिजली के बिल, उनकी पढ़ाई, उनके कारी साहब की कुरान की तालीम, ये सारा किस तरह मैनेज करती हैं? स्टार्ट में तो हर चीज़ हम खुद मैनेज करते थे, जो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे हम लोग खुद बच्चों को एजुकेट करते थे हर तरह से, कुरान के लिहाज से भी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चूँकि हम हर चीज़ को सिस्टमेटिक कर रहे हैं तो हमने ट्यूटर हायर किए हुए हैं, और उसके अलावा कारी साहब यहाँ पे आते हैं बच्चों को एजुकेट करने के लिए, और केयर टेकर मौजूद हैं जो कि खाना बनाती हैं और सारी क्लीनिंग वगैरह करती हैं। तो बच्चे ज़ाहिर बात है जो छोटे होते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि हम इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर रह रहे हैं, तो स्कूल भी जाते हैं मेरे ख्याल से बच्चे? जी बिल्कुल ऐसा ही, बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं? जी जी ऐसा ही। उनकी फ़ीस भी आप ही पे कर रहे हैं? जी हम ही पे कर रहे हैं। बच्चों की जो साइकोलॉजी भी होती है वो भी डिफरेंट होती है कि यार क्या मतलब कि हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, तो उनका कोई साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपने रखा हुआ है, हायर किया हुआ है जो बच्चों की ट्रेनिंग करे? अब बिल्कुल हम लोग यहाँ पे हमारे खुद ही फ्रेंड्स हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, तो बच्चों को हर तरह से हम इतना उनको यहाँ पर प्यार मिलता है ना, तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ से कोई भी बच्चा कहेगा कि मैंने वापस जाना है। इवन के ईद पर भी अगर किसी की मदर हैं तो वो वापस ले जाना चाहती हैं, तो बच्चा नहीं जाना चाहता कि मैं यहीं रुकूंगा अपने दोस्तों के साथ या मैम के पास। आपको क्या कह के पुकारते हैं? मैम कहते हैं मुझे। मैम कहते हैं? जी। मैंने एक और भी हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने ऐसे ही तकरीबन कोई 150 के करीब बच्चे रखे हुए हैं, तो वो नहीं कहते कि हमें मैम के या सर के, वो कहते हैं हमें मम्मा पापा कहें ताकि इन बच्चों को अपनायत महसूस हो। तो आपका कोई ऐसा प्लान है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जब वो मुझे मामा कहते हैं तो कोई यकीन नहीं करता ना, मतलब हंसते हुए। बड़ी बहन कह सकते हैं? बिल्कुल, कुछ बच्चे आप ही भी बोलते हैं मुझे। कुछ आप ही बोलते हैं, कुछ मैम बोलते हैं। अब कैसे एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं? डोनेट करते हैं लोग आपको? फ़िलहाल तो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली और फ्रेंड्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग हमारे साथ ऐसे अटैच हैं जो कि मंथली 1K 2K 5K मतलब जितना कोई अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो करते हैं डोनेट। ये भी हमारे माशरे में होता है कि वो लोग कहते हैं कि कोई एनजीओस बन जाती हैं, रजिस्टर्ड हो जाती हैं, लेकिन मकसद उनका जो डोनेशन आती है वो लेते हैं लोगों से एनजीओस का नाम पर, उसको यूज़ करते हैं। तो इसको आपने कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया हुआ है? बिल्कुल, और पाकिस्तान में तो आई थिंक ये बहुत बड़ा बिजनेस है एनजीओज़ के नाम पर, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे जो भी कनेक्ट होते हैं, हमारे अगर सिविल के अंदर एक कोई पेन भी आ रहा है तो उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद होता है। पेन आ रहा है किस टाइम पे कहाँ यूज़ हो रहा है वो भी हमारे पास रिकॉर्ड सारा मौजूद होता है। वो कैसे मैनेज करती हैं? अब तो कुछ स्टूडेंट हैं अभी। पूरी साथ में एक टीम बना ली हुई है, तो फाइनेंस की अलग से टीम है जो कि फाइनेंस को देख रही होती है कहाँ से फाइनेंस आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है, हर चीज़ को मैनेज करने के लिए। सैलरीज मिल रही हैं? नहीं, यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं सब वॉलंटरीली काम कर रहे हैं। दिल से कर रहे हैं, खुश होकर? बिल्कुल दिल से कर रहे हैं। आगे आपकी शादी हो जाएगी तो आपके हस्बैंड भी यहीं पर आएंगे? ऑब्वियसली शादी ऐसे इंसान से करूँगी। किस इंसान से शादी करेंगी? क्या शराइत है आपकी? सिविल को दिल से एक्सेप्ट करे, बच्चों की टेक केयर करें? बिल्कुल ऐसे ही, बस उसके अंदर नेकी करने का जज्बा हो। ठीक है जी, शर्त ये है कि शादी उससे करेंगी जो बच्चों की देखभाल करे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे जो आपके पास आए हैं, सारी बात है हर घर की एक अलग स्टोरी होगी, कोई ऐसी स्टोरी कि जिसने आपका सीना चीर दिया हो और आप रो पड़ी हो जिसको देख के, इमोशनल कर दिया हो, कोई ऐसी स्टोरी है किसी बच्चे की? बिल्कुल, हर बच्चे की अलग स्टोरी है और हर बच्चे की स्टोरी को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन एक स्टोरी ऐसी भी है जिसे देखकर वाकई आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या स्टोरी है बच्चे की?
अच्छा, इस बच्चे के जो फादर और मदर हैं दोनों ही ड्रग्स एडिक्टेड हैं। अच्छा, दोनों नशा करते हैं? बिल्कुल, दोनों नशा करते हैं और नशे की हालत में ही माँ ने बच्चे को छत से नीचे फेंका था। अच्छा, इस मासूम बच्चे को? बिल्कुल ऐसा ही है। इसको छत से नीचे फेंक दिया था, फिर नेबर्स ने हमें इन्फॉर्म किया, तो दादी भी, इनकी दादी हैं लेकिन वो भी किसी हमसाये के घर रहती थी, तो एक सोशल वर्कर ने हमें इन्फॉर्म किया, हम बच्चे वहाँ से बच्चे को हमने रेस्क्यू किया था। बच्चे को रेस्क्यू किया है। देखिए जी, कैसी कैसी स्टोरीज होती हैं। मासूम सा फूल जैसा बच्चा है जो गोद में बैठा हुआ है, और क्या स्टोरी है कि जो वालिदैन हैं दोनों नशा करते थे, और इनके जो इस बच्चे की जो वालदा थी वो छत से भी फेंक दिया था बच्चे को। तो लेकिन आज ये बच्चा महफूज हाथों में है। उज़्मा जैसे जो लोग हैं वो हमारे माशरे के लिए एक वो चेहरा है कि जो हमें दुनिया को बताना चाहिए कि कैसे कैसे लोग हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं, कि जो ऐसे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनके सर पे माँ बाप का जो साया उठ जाता है, या माँ बाप होते हुए भी बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाते, बच्चों को वो मोहब्बत नहीं दे पाते, बच्चों को वो तलीम या तरबियत नहीं दे पाते। उज़्मा जैसी जो बच्चियाँ हैं वो इन बच्चों के सर पे हाथ रख के माँ बाप का और माशरे का तीनों किरदार अदा करते हैं और बच्चों को महफूज रखते हैं। हमारी ढेरों दुआएं आपके लिए हैं कि जो सिबल है ये और फले फूले, और जो ऐसे बच्चे हैं जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं है, जो माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते बच्चों को, आप उनको पालें, और लोगों को भी चाहिए कि इनकी मदद करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।